चलिए सीधे इसमें उतरते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही की। एक ऐसा शब्द जो आजकल सड़कों पर हो रहे छात्र प्रदर्शनों से लेकर देश के सर्वोच्च न्यायालय के गलियारों तक गूंज रहा है। चाहे बात लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़े किसी बड़े इम्तिहान की हो या फिर हमारे व्यक्तिगत और संस्थागत अधिकारों की, हर जगह एक ही सवाल खड़ा है कि आखिर जवाबदेह कौन है। और इसी जवाबदेही को समझने के लिए आज का हमारा सफ़र इन 6 अहम पड़ावों से गुजरेगा। हम शुरुआत करेंगे नीट मेगा घोटाले और पेपर लीक के पूरे तंत्र से। उसके बाद समझेंगे कि हमारे एग्ज़ाम सिस्टम को ठीक कैसे किया जा सकता है। फिर हम रुख करेंगे कानूनी दांवपेच का, जहां महिला अधिकार, संस्थागत भेदभाव और न्याय की सीमाओं से जुड़े कुछ बेहद ज़रूरी कोर्ट रूलिंग्स पर चर्चा होगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस घटना की जिसने पूरे शिक्षा जगत में भूचाल ला दिया। इस संख्या पर जरा गौर कीजिए, 22,80,000। 3 मई को आयोजित हुई भारत की सबसे बड़ी और सबसे कठिन मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में इतने छात्रों ने हिस्सा लिया था। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये लाखों परिवारों के संघर्ष और चंद मेडिकल सीटों के लिए उनके सालों की जी तोड़ मेहनत का प्रतीक है। अब जो बात वाकई हैरान करने वाली है वो ये है कि कैसे एक छोटी सी सेंध ने इतने बड़े सिस्टम को पूरी तरह धराशायी कर दिया। 120 सवाल। जांच में सामने आया कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री सेक्शन के लगभग 120 सवाल परीक्षा शुरू होने से पहले ही बाहर आ चुके थे। और सबसे चौंकाने वाली बात, बिना एक भी फुल स्टॉप या कॉमा बदले वही सवाल हूबहू असली एग्जाम में छपे हुए थे। इस पूरे सिस्टम का विश्वास कितनी तेजी से गिरा, ये टाइमलाइन उसकी गवाही देती है। 3 मई को एग्जाम होता है। 7 मई आते आते नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए को गड़बड़ी की खबर लग जाती है और 12 मई तक शिक्षा मंत्रालय इस पूरी परीक्षा को ही रद्द कर देता है। इसके बाद मामले की तह तक जाने के लिए सीधे सीबीआई को मैदान में उतार दिया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस पेपर लीक का पूरा तंत्र क्या था? एक हाईली सिक्योर मानी जाने वाली परीक्षा का पेपर आम लोगों तक पहुंचा कैसे? जांच एजेंसियों के मुताबिक ये लीक किसी एक कमरे तक सीमित नहीं था। ये एक पूरी भौगोलिक यात्रा थी जो महाराष्ट्र के नासिक में मौजूद प्रिंटिंग प्रेस से शुरू हुई। वहां से ये पेपर कथित तौर पर गुरुग्राम के एक डॉक्टर, फिर जयपुर के एक बिचौलिए, सीकर के एक पीजी ऑपरेटर और आखिर में केरल के एक एमबीबीएस छात्र तक पहुंच गया। इन आंकड़ों को देखिए। इस पूरे घोटाले के पीछे एक बेहद निर्मम अर्थशास्त्र काम कर रहा था। मेडिकल सीट पाने की होड़ और डेस्परेशन ने छात्रों को एक गेस पेपर के लिए 30,000 से लेकर 28 लाख रुपए तक चुकाने पर मजबूर कर दिया। इस पेपर ने 720 में से 600 अंकों की गारंटी दी थी। नतीजा क्या हुआ? देश भर में एग्जाम कैंसिल और उन लाखों ईमानदार छात्रों का टूटता हुआ मनोबल जिन्होंने दिन रात एक कर दिया था। तो अब आगे क्या? इस पूरे एग्जाम सिस्टम को सुधारा कैसे जाए? क्या सिर्फ परीक्षा रद्द कर देना ही काफी है? बिल्कुल नहीं। सड़कों पर उतरने वाले छात्रों और फेमा जैसी याचिकाओं के साथ साथ के राधाकृष्णन की उच्च स्तरीय समिति ने कुछ बेहद जरूरी ढांचागत बदलाव सुझाए हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में दोबारा परीक्षा, पेपरों की एन्क्रिप्टेड डिजिटल डिलीवरी, टेस्ट सेंटर्स के अंदर ही पेपर प्रिंट करना, हाइब्रिड मॉडल अपनाना और सबसे बड़ी बात, दागी सेंटर्स को तुरंत ब्लैकलिस्ट करना। ये तुलना बहुत ही सटीक तरीके से दिखाती है कि दावों और हकीकत के बीच कितना बड़ा फासला है। एक तरफ एनटीए के हाईटेक वादे थे, एआई कैमरे, 5G जैमर्स और जीपीएस ट्रैकिंग वाले बिल्कुल फुल प्रूफ सिस्टम की बातें, और दूसरे तरफ छात्रों की वो कड़वी सच्चाई जहां उनकी सालों की मेहनत बर्बाद हो गई, उन्हें मानसिक तनाव झेलना पड़ा और इंसाफ के लिए सड़कों पर उतरकर पुलिस हिरासत तक का सामना करना पड़ा। संस्थागत जवाबदेही से थोड़ा हटकर अब रुख करते हैं व्यक्तिगत जवाबदेही और कानूनी अधिकारों के क्षेत्र की तरफ। सुप्रीम कोर्ट का ये कथन अपने आप में बेहद शक्तिशाली है। विवाह किसी महिला के व्यक्तित्व को ग्रहण नहीं लगाता और ना ही ये उसकी पहचान को उसके जीवन साथी के अधीन करता है। ये अहम टिप्पणी एक डेंटिस्ट महिला के मामले में आई जिन्होंने अपने करियर और बच्चे की देखभाल के लिए अपने आर्मी ऑफिसर पति से अलग रहने का फैसला किया था। इस फैसले ने शादी में क्रूएलिटी यानी क्रूरता की कानूनी सीमाओं को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि अगर एक प्रोफेशनली क्वालिफाइड महिला अपने करियर और बच्चे के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए अलग रहती है तो इसे क्रूएलिटी या परित्याग नहीं माना जा सकता।
ये फैसला समाज की उन पुरानी रूढ़िवादी अपेक्षाओं को एक सीधी चुनौती है जो महिलाओं से बस अंधी आज्ञाकारिता की उम्मीद करती हैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भेदभाव और संस्थागत जवाबदेही के बीच कहाँ टकराव हो रहा है। सार्वजनिक संस्थानों में निष्पक्षता को लेकर आज भी बड़ी कानूनी लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में दायर एक जनहित याचिका के केंद्र में मौजूद ये डेटा काफी कुछ कहता है। आरोप है कि जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में आउटसोर्स की गई नियुक्तियों में भारी धार्मिक भेदभाव हुआ है। आंकड़े दर्शाते हैं कि आउटसोर्स एजेंसी द्वारा चुने गए उम्मीदवारों में 720 मुस्लिम उम्मीदवार थे, जबकि अन्य केवल 266। यहाँ एक बड़ा संवैधानिक सवाल पैदा होता है, क्या कोई केंद्रीय विश्वविद्यालय किसी प्राइवेट आउटसोर्सिंग एजेंसी का इस्तेमाल करके संविधान के अनुच्छेद 16 यानी सार्वजनिक रोजगार में समानता के नियम को दरकिनार कर सकता है? हाईकोर्ट ने अब इस पर जवाब मांगा है और ये मामला संस्थागत निष्पक्षता की एक बहुत बड़ी परीक्षा बन चुका है। वहीं दूसरी तरफ मंशा और गलती के बीच का अंतर समझना भी उतना ही जरूरी है। नारायण हेल्थ के एक केस में अस्पताल पर आरोप था कि उसने 2,500 रुपए के एक ऐसे टेस्ट का बिल बना दिया जो कभी हुआ ही नहीं। इसे सीधे तौर पर धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश कहा गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि ये महज एक प्रशासनिक गलती थी, इसमें कोई आपराधिक मंशा या बेईमानी नहीं थी, और इसलिए अदालत ने इस आपराधिक मामले को पूरी तरह खारिज कर दिया। अब आते हैं आज के आखिरी पड़ाव पर, स्वतंत्रता और न्याय की सीमाएं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को लेकर दिए गए दो बिल्कुल अलग अदालती फैसलों पर नजर डालना दिलचस्प होगा। पहला मामला यूट्यूबर सवुक्कू शंकर का है। पुलिस का आरोप था कि हिरासत में होने के बावजूद उन्होंने पुलिस वालों पर पथराव किया, लेकिन मद्रास हाईकोर्ट ने तर्क का सहारा लिया और उन्हें जमानत दे दी। कोर्ट का मानना था कि जो व्यक्ति पूरी तरह से पुलिस के सख्त शारीरिक नियंत्रण में हो, उसके लिए अधिकारियों पर पथराव की योजना बनाना या उसे अंजाम देना लगभग असंभव मालूम पड़ता है। लेकिन अब उसी मद्रास हाईकोर्ट का ये दूसरा फैसला देखिए। एक तिहरे हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहे एक कैदी की पत्नी ने फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के जरिए बच्चा पैदा करने के लिए अपने पति को 21 दिन की छुट्टी दिए जाने की गुहार लगाई, पर कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। यहाँ कोर्ट ने कैदी की इच्छा से कहीं ऊपर एक अजन्मे बच्चे के भविष्य और उसके कल्याण को रखा। कोर्ट के इस फैसले के पीछे का तर्क बेहद गहरा और रोंगटे खड़े कर देने वाला है। अदालत ने कहा, जब वो बच्चा इस दुनिया में आएगा तो वो इस कलंक के साथ बड़ा होगा कि वो एक ऐसे उम्र कैद के कैदी का बच्चा है जिसने तिहरा हत्याकांड किया है। ये दर्शाता है कि हिंसक अपराधों के परिणाम कितने लंबे और भयावह होते हैं, जो आने वाली पीढ़ियों तक पीछा नहीं छोड़ते। तो अगर इस पूरे विश्लेषण को एक साथ जोड़कर देखा जाए तो निष्कर्ष क्या निकलता है? यही कि सच्ची जवाबदेही एक अडिग सत्यनिष्ठा की मांग करती है, चाहे वो लाखों छात्रों के लिए एक निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली का प्रबंधन करना हो या फिर अदालत में न्याय और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सख्त सीमाओं को तय करना। सिस्टम तभी चल सकता है जब उसमें ईमानदारी हो। आखिर में ये सवाल हम सबके सोचने के लिए है, क्या भारत की परीक्षा एजेंसियों में प्रस्तावित ये ढांचागत बदलाव आखिरकार छात्रों को एक निष्पक्ष भविष्य की गारंटी दे पाएंगे, या फिर ये सिर्फ एक बेहद खामियों वाले सिस्टम पर लगाए गए अस्थायी पैबंद हैं? इस सवाल का जवाब आने वाला वक्त ही देगा, पर इस मुद्दे पर गहराई से विचार करना हम सबका फर्ज बनता है। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए शुक्रिया।